हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एनालिसिस दैट इज़ फॉर 2 जून 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है, आरबीआई लेटेस्ट सर्कुलर ऑन क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई का जो एक नया सर्कुलर आया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, आपको थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो क्रिप्टो करेंसी के साथ डील कर रहे थे, उनको ऐसी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई ने मना कर दिया था। जिसके बाद जो है मोबाइल एसोसिएशन जो थी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, उसने प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन था इसको हटा दिया। अब हुआ क्या उसके बाद कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कस्टमर्स को काफ़ी टाइम तक सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के बाद भी अपने कस्टमर्स को जो है क्वेश्चन करते रहे कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ डील मत करें। अब आरबीआई ने न्यू सर्कुलर जो है निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करें और क्रिप्टो करेंसी में डील करने दें। देन अब क्वेश्चन ये है कि वाई आरबीआई बैन द क्रिप्टो करेंसीज इन 2018। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज को क्यों बैन कर दिया पहले, और इसकी जो 2018 में कुछ रेगुलेशन आया था जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसको पढ़ लेते हैं। इन इट्स 2018 ऑर्डर, आरबीआई हैड सेड एंटिटीज रेगुलेटेड बाय, कि एंटिटीज जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, shall not deal in virtual currency or provide services for facilitating any person or any entity dealing with the virtual currencies। और इन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड था? अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, सेटलिंग, क्लियरिंग, मतलब जो भी चीज़ें वर्चुअल करेंसी की ट्रेड के साथ रिलेटेड हैं, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को आरबीआई ने बैन कर दिया था। देन और यहाँ पे आरबीआई ने उनको टाइम दिया था कि जितनी भी एंटिटीज़ जो आरबीआई रेगुलेट करता है, अब वो एंटिटीज़ जो हैं उनको वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलर। कि जिस दिन आरबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया था उसके 3 महीने के अंदर अंदर उन एंटिटीज़ को क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेड है उसको बंद करना था। अब इसका रैशनल क्या क्या रीजन थे मेन बैन के, कि एक तो काफ़ी फ्लक्चुएशन, आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू सडनली जो है वो जो राइज कर जाती है और सडनली वो है डिक्लाइन हो जाती है। अब आपने ये भी सुना होगा कि रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद ही क्रिप्टो करेंसी या डॉककॉइन उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अप चली गई थी। तो ऐसे ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर डिज़ाइन, यूज़ एंड ऑपरेशन, कि कैसे ये डिज़ाइन की जाती है, यूज़ की जाती है एंड कैसे ये ऑपरेट करती है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, कि कैसे ये मैनिपुलेट होती है, कि मैंने आपको बताया कि सडनली इसका जो है प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है, सडनली डिक्रीज़ कर जाता है। तो क्या चीज़ें हैं जो इसको मैनिपुलेट करती हैं, क्या मार्केट फोर्सेस हैं, ये भी नहीं पता है। देन दे कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या टेरर फाइनेंसिंग हो गया, ऐसे कामों में भी ये यूज़ होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया था, इसको बैन कर दिया था। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, वर्चुअल करेंसीज होती क्या है। वर्चुअल करेंसी अगर सिंपल टर्म्स में हम डिस्कस करें कि इट इज़ अ डिजिटल करेंसी विच इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने उसको लीगली डिफाइन किया कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। जैसे कैश है, कैश क्या है, लीगली डिसाइड किया हुआ गवर्नमेंट ने कि इसको आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ लीगली एक्सेप्टेबल। और इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेक है, चेक को जो है लीगल टेंडर नहीं माना गया है, तो चेक जो है वो दूसरा पर्सन रिफ्यूज़ कर सकता है लेने के लिए, मैं ये जो चेक है ये नहीं लूँगा। बट लीगल टेंडर जो है उस कंट्री के लोग उसको लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगली जो है डिसाइड किया है आरबीआई ने। देन वर्चुअल करेंसी क्या है, इज़ यूज्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, कि जिसने डेवलप किया है वो इस वर्चुअल करेंसी को यूज़ करते हैं। ये वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के साथ प्रोटेक्टेड है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कोडिंग के साथ, उसको कोडिंग के साथ ब्लॉक किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है। देन बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डॉग कॉइन हो गया,
ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लेजर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी करेंसी की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे लेजर का मतलब क्या होता है कि जिसमें डेबिट क्रेडिट जैसी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ये क्या है, एक डिजिटल लेजर है ब्लॉकचेन, कि मान लो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, तो उसका क्या होगा, उसका एक ब्लॉक बन जाएगा और उस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी और इस ब्लॉक की जो है इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक ओपन लेजर है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है पेमेंट्स का और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जितनी बार भी नई ट्रांजैक्शन होगी एक नया ब्लॉक जो है ऐड होगा उस कंप्यूटर में या उस पूरे नेटवर्क में जो मेंटेन करेगा ब्लॉकचेन को। और कोई भी ऐसा सेंट्रल नेटवर्क नहीं है या कंप्यूटर नहीं है जो इन रिकॉर्ड्स के ऊपर देख सके कि कहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है। इट मीन्स कि कौन कौन सा इंडिविजुअल है जिसने सेंड किया है मनी या कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जिसने रिसीव किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन हम नहीं ट्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस विच हैव टेकन प्लेस सिंस 2009 आर पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, कि 2009 से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, 2009 से अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनके रिकॉर्ड्स को ना ही चेंज किया जा सकता है ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी के साथ क्या है, कोडेड हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। देन one would technically have to control a majority of the blockchain और 51% in order to tweak these record, कि एक पर्सन के पास 51% जो है उसकी जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए उस ब्लॉकचेन को या उन रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने के लिए, जो कि बहुत जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट जो है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में है, इसको डिस्कस करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इज ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल टू एवरीवन। Insider trading is prohibited since it allows certain individuals with access to UPSI to profit from information asymmetry। इसको मैं लेमन टर्म्स में आपको समझा देता हूँ। अब मान लो एक पर्सन है वो किसी फर्म में एम्प्लॉयड है और उसको जो है पता है कंपनी की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि उसके स्टॉक्स को अप एंड डाउन कर सकती है। अब अगर वो पर्सन या उसका कोई भी फैमिली मेम्बर या नोन अगर उस कंपनी के शेयर खरीदता है तो ये मानना है कि जो वो पर्सन है वो अपने मेंबर को या अगर उसने खुद पैसा लगाया तो उसमें उसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मान लो एक्स पर्सन है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस कंपनी के उस जिस कंपनी में ये एम्प्लॉयड है उसी कंपनी के शेयर जो है परचेज कर लिए या इसने अपनी बीवी को लेकर वाइफ को लेकर दे दिए। अब बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, इसको पता है कि कब जो है मार्केट जो कंपनी है उस वो अप जा सकती है, कब वो डाउन जा सकती है। तो वो जो है इस इंफॉर्मेशन को, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है बट इस एम्प्लॉय को पता है। अब ये क्या करेगा, इस हिसाब से अपने जो स्टॉक्स हैं जो इसने इस कंपनी में परचेज किए हैं उसको जो है इन्वेस्ट कर सकता है या वहाँ से निकाल सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो इनसाइडर है ये इसको बेनिफिट मिलेगा, या किसी रिलेटिव ने अगर इन्वेस्ट किया है इसके किसी रिलेटिव ने तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अब इससे क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है नॉर्म्स लेकर आई थी सेबी। पढ़ लेते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्टिंग ट्रेड्स एंड सीकिंग प्री क्लियरेंसेस बिफोर ट्रेडिंग इन द कंपनी शेयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू, और ये जो प्रोविज़न है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस जो है इनको एक्सटेंड किया गया। सीनियर एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के वो भी इसके अंडर आएंगे, जो सब्सिडरीज़ हैं कंपनी की वो भी इसके अंडर आएंगी, या जो प्रमोटर्स हैं लिस्टेड कंपनीज़ के वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो सकते हैं। मतलब उनको भी सेबी की रेगुलेशन के अंडर कंसिडर किया जाएगा फॉर द इनसाइडर ट्रेडिंग पर्पस। अब जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैंडेट करती हैं कि कंपनीज जो हैं उनको अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया अपने एम्प्लॉयज़ का, डायरेक्टर्स का, एम्प्लॉयज़ का, या उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं या पर्सन जिनके साथ उनका कोई ऐसा फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो सकता है, वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो कंपनीज को मेंटेन रखने पड़ेंगे। देन
आरबीआई ने सेबी ने ये डिसाइड किया था कि वो जो है डिस्क्लोजर अबाउट पर्सन स्टेइंग एट द सेम एड्रेस एज वेल एज रिकमेंडेड एज वाज रिकमेंडेड बाय द कमेटी बेस्ड ऑन पब्लिक कमेंट्स। अब एक कमेटी बनाई गई थी, टीके विश्वनाथन कमेटी। ये सारी रिकमेंडेशंस जो हैं ये टीके विश्वनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इम्प्लीमेंट की गई। अब इस कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि जो एम्प्लॉय है या पर्सन जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ किस एड्रेस पे रह रहा है वो भी होनी चाहिए। बट सेबी ने ये जो रिकमेंडेशन थी ये वाली पर्टिकुलरली इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी जो रिकमेंडेशंस ये वाली थी इनको एक्सेप्ट कर लिया। देन और याद रखना ये आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर जिसने रिकमेंडेशन दी थी, दैट इज टीके विश्वनाथन कमेटी। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, टीके विश्वनाथन कमेटी। देन सेबी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जहाँ पे वर्ड स्टैट्यूटरी आ गया तो आपको उसकी लॉ भी पता होनी चाहिए कि किस लॉ के अंदर, किस कानून के अंडर वो बनी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आपको उसका आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, तब आप याद रख पाओगे कि वो बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी है। तो सेबी मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका एक्ट आपने याद रखना है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो है एक्ट ये कब आया था, 1992 में। ईयर भी आपने याद रखना है। देन इसका बेसिक जो फंक्शन क्या है सेबी का, कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, कि जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना। अब सिक्योरिटी जो मार्केट होगी इसमें क्या हो सकता है, इक्विटीज़ हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या ऐसी जो भी जो है इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर ये रेगुलेशन उनको जो है रेगुलेट करती है सेबी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पॉपुलेशन मेजर्स। अब चाइना ने क्या किया है, पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ। चाइना ने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था चाइना, उसके बाद चाइना ने उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब चाइना जो है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, क्योंकि उनकी जो यंग पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन है ओवरऑल वो एज्ड होती जा रही है। तो यंग पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना लेकर आया है। अब उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। जैसे मैंने आपको बताया चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि वो यंग कपल्स को जो है अलाउ करेगा कि वो 3 जो है बच्चे रख सकते हैं। देन इंडिया जो है यहाँ पे ये एक द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी ये, जहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है उसको चाइना के फील्ड एक्सपेरिमेंट से सीखने की ज़रूरत है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर चाहे जितने मर्जी स्ट्रिंजेंट हों, उससे क्या हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन जो है क्राइसिस में आई है। और अगर इंडिया ऐसा कोई इनिशिएटिव लेता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के लिए बर्थ कंट्रोल जो है, मतलब ऐसा कोई डिसीजन लेता है कि आप 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो या ऐसा कोई भी सिमिलर इनिशिएटिव, उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। देन इंडिया जो है हालांकि उसकी जो है उसको भी फिर ऐसी एजिंग पॉपुलेशन आ सकती है। देन सिक्किम और लक्षद्वीप जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऐसे चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ की जो वर्कफोर्स है वो श्रिंक होती जा रही है और सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम है। इंडिया में हालांकि जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स है अभी तक काफ़ी अच्छा किया है, और इंडिया का जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो 2.1 है, जो कि ज़रूरत भी है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। देन इंडिया को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंडिया को ऐसी किसी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको अपनी पॉपुलेशन को स्टेन और स्टेबलाइज बनाकर रखना है। देन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, लाइक सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड कर्नाटका, जहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है रिप्लेसमेंट लेवल से, विच मीन्स इंडिया जो है वो 30 से 40 सालों में चाइना जैसी सिचुएशन जो है उसको फेस करनी पड़ सकती है अगर इंडिया कोई ऐसा मेजर लेता है।
देन अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है कि रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो है रिप्लेस करती है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। तो आपने याद रखना ही, आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है बर्ड फ्लू से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कि डिसीज़ जो हैं वो काफ़ी आती जा रही हैं। जैसे कि पिछले 5-6 सालों में जीका हो गया, इबोला हो गया, देन कोविड हो गया, देन बर्ड फ्लू। इंडिया में भी रिसेंटली होकर हटा है बर्ड फ्लू। अब चाइना जो है वहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन है H10N3। H10N3 जो है ये नया स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, जो कि चाइना में देखने को मिला है। लो पैथोजेनिक, लेस लाइकली टू कोज, मतलब इससे ज़्यादा डेथ के इतने चांसेस नहीं है। बट सीवियर इलनेस जो है, मतलब सीवियर इलनेस के भी इतने चांसेस नहीं है, नहीं डेथ के, बट ये एक माइल्ड जो है डिजीज़ है। देन लास्ट जो अगर बात करें ह्यूमन एपिडेमिक की बर्ड फ्लू से रिलेटेड, चाइना में जो हुई थी वो थी 2016 से 2017 तक के बीच में, और उस टाइम पे जो स्ट्रेन था वो था H7N9। याद रखना आपने, H7N9 जो था स्ट्रेन था, इसको डिस्कस करेंगे हम कि H और 9 का क्या मतलब है। देन बर्ड फ्लू के बारे में पढ़ लेते हैं। बर्ड फ्लू इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लुएंजा। एवियन जो होते हैं बर्ड्स, तो एवियन फ्लुएंजा हाईली कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में काफ़ी जल्दी फैलता है ये। देन सेवरल जो स्पीशीज़ हैं फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं, जैसे चिकन है, टर्कीज़ है, क्वेल है, जिनिया फाउल है, इनमें देखने को मिलता है। और ये जो पेट बर्ड्स होते हैं या वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, 3 इसके टाइप्स हैं, A, B एंड C। सिर्फ जो A है इससे एनिमल्स जो हैं इन्फेक्ट होते हैं, और इसको जूनोटिक भी बोला जाता है। मतलब जूनोटिक का मतलब ही क्या है, इससे जो एनिमल से आता है या एनिमल से इन्फेक्ट हो सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे जूनोटिक का जो मतलब है वो क्या है कि इससे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो टाइप है, टाइप A, इससे एनिमल और ह्यूमन दोनों को ही खतरा है। देन टाइप B और C जो है ये मोस्टली इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, और माइल्ड इलनेस जो है इससे हो सकती है, माइल्ड डिसीज जो है हो सकती है। देन इन्फ्लुएंजा A जो है, अब देखो आपने याद रखना है ये क्या था, A, B एंड C। जो इन्फ्लुएंजा था A, B एंड C, A, B एंड C के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि A जो है वो जूनोटिक है, और जूनोटिक मतलब एनिमल और ह्यूमन दोनों में हो सकता है। टाइप B एंड जो C है ये ह्यूमंस में हमें देखने को मिलती है, और माइल्ड डिसीज इससे हो सकती है। अब इन्फ्लुएंजा A जो है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है सब टाइप्स में। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द 2 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस, कि वायरस के जो सरफेस पे 2 प्रोटीन हमें मिलते हैं। कौन सा है, कौन से प्रोटीन है? हेमाग्लूटिन एंड न्यूरामिनिडेज। न्यूरामाइनिडेज जो है ये दूसरा प्रोटीन है। H स्टैंड्स फॉर हेमाग्लूटिन, N स्टैंड्स फॉर न्यूरामाइनिडेज। देन इसका एग्जांपल है, इफ अ वायरस दैट हैज HA7 प्रोटीन एंड NA9 प्रोटीन इज डेजिग्नेटेड एट सब टाइप H7N9। और ये जो नंबर है 7 एंड 9, ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुआ है। तो H एंड 9 ये क्या है? प्रोटीन है। 7 एंड 9 क्या है? ये सीक्वेंस नंबर है जिस सीक्वेंस में इसको डिस्कवर किया गया है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब एक नेशन एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो 2 बिगेस्ट बॉडीज़ जो हैं रेलवेज की, जो स्टैंडर्ड सेट करती हैं, उनको वो मर्ज कर देंगे। दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसके साथ मर्ज करेंगे? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ। देन आइडिया इज टू डेवलप वन टेम्पलेट, की एक जो है टेम्पलेट होना चाहिए सभी स्टैंडर्ड्स के लिए, ना कि मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हों या मल्टीपल एजेंसीज हों। मतलब अभी क्या है, नॉर्मली मैं आपको एक लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो अराउंड 4000 के करीब जो है स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश उसने किए हुए हैं, कि 4000 के आसपास स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देता है। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड्स को जो स्टैंडर्ड सर्टिफाई करती हैं।
अब इसके अलावा भी क्या प्रॉब्लम है, एक तो मल्टीपल एजेंसीज हैं, दूसरा क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो कंपनीज को फॉरेन कंपनी से बोरो करने पड़ते हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो फॉरेन कंट्री से लेनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक आइडिया लेकर आई कि एक नेशन एक स्टैंडर्ड, वन नेशन वन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इसमें क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उसी को जो है स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए अथॉरिटी देगी, और जितनी भी एजेंसी जो है स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रही हैं वो BIS के साथ मर्ज कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको जो है रेलवे की जो ये रेलवे की ये जो एजेंसी है, रेलवे डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है BIS के साथ मर्ज करने का यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे भी आपको जो है, और इससे होगा क्या, ये हेल्प करेगा RDSO को रीअलाइन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसीजर एज पर द कोड ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस मेंशन्ड अंडर द WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। कि मतलब WTO का जो गुड्स प्रैक्टिसेस हैं जो इसमें मेंशन है WTO के डॉक्यूमेंट में, उसको लेटर एंड स्पिरिट में मतलब अच्छे से फॉलो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो काम करती है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। देन पूरा मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन ये इस्टेब्लिश की गई थी BIS एक्ट के अंडर। तो ये भी क्या हुई, स्टैट्यूटरी बॉडी हुई BIS एक्ट के अंदर, जो पास हुआ था 1986 में। तो आपने याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में। देन ये कुछ UPSC प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। इनका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो, या इनका जो आंसर है आपको नेक्स्ट डे मतलब कल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाए। क्वेश्चन है रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है इस सेम टाइम एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। कि कई बार क्या होता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है वो बेस इफेक्ट से बढ़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेस इफेक्ट क्या है। इट इज़ ऑप्शन है, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। कि ये जो डेफिशिएंसी आई है सप्लाई में, कि क्रॉप्स फेल हो गई हैं जिसकी वजह से सप्लाई में डेफिशिएंसी आ गई है, क्या ये उसका इम्पैक्ट है। सेकंड जो ऑप्शन है, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड, की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। थर्ड जो ऑप्शन है, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। कि ये जो पिछले साल के जो प्राइस लेवल थे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें, जो आज हम इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स A, B एंड C गिवन अबव इज करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फर्स्ट जो ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, कि जब लार्ज नंबर में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है अवेलेबल नहीं होती है। थर्ड जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो ज़ीरो है। और प्रोडक्टिविटी जो है वर्कर्स की, जो लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी जो वर्कर्स की कम होती है। देन लास्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट से देखा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट जो है बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स, की जो शेड्यूल बैंक्स हैं जो वो बोरो करते हैं RBI से, क्या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। सेकंड जो है कि जो कमर्शियल बैंक लैंड करते हैं जो कमर्शियल बैंक लैंड करते हैं पैसा इंडस्ट्री को। थर्ड जो है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI, कि RBI जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको परचेज या सेल करता है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम डेली क्विज कंडक्ट करवा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।